नमस्कार मित्रों। आज हम लोग एक एडिटोरियल आया है दैनिक जागरण में, उसको लेकर के कुछ चर्चा करेंगे। ये जो सामाजिक बदलाव होते हैं उनका बेजा विरोध क्यों किया जाता है। अभी हाल ही में लड़कियों की जो विवाह संबंधी आयु है वो 18 से बढ़ाकर 21 करने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया गया था। वो क्यों लाया गया था? तो भारत में जो विवाह की न्यूनतम आयु है, खासकर महिलाओं के लिए, तो विवाह की जो न्यूनतम आयु एक विवादास्पद विषय रही है। जब भी इस प्रकार के नियमों की बात उठी है तो देश में सामाजिक और रूढ़वादियों ने कड़ा विरोध किया है। ऐसा इस बार भी हो रहा है। शायद इसी कारण लड़कियों की जो शादी की आयु 18 से बढ़ाकर 21 जो की गई है, उससे संबंधित ये विधेयक जो है संसद की अस्थाई समिति के पास भी भेजना पड़ा है। होता क्या है कि इस तरह से जब भी बदलाव होने की बात होती है तब कुछ न कुछ रूढ़वादी या परंपरावादी लोग जो है इस पे खासा विरोध करते हैं। उनका तर्क होता है कि जब 18 साल में वोट डालकर हम अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं तो 18 साल में हम जीवन साथी, लड़कियां जीवन साथी क्यों नहीं चुन सकती हैं। ये बात उनकी समझ में ये इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि होता क्या है कि जब 1954 में नया विवाह अधिनियम आया, आयु बढ़ाकर 14 से 18 की गई, तो तब भी विरोध हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि अगर हम 1951 के आंकड़े को देखें तो क्या निकल के आता है, आप लोग स्वयं देखें कि जो शिशु मृत्यु दर था 116 था। अभी वर्तमान में कितना है? अभी वर्तमान में 37 है, 35 प्रति हजार। तो क्या हुआ? ये परिवर्तन हम देखें। मातृ मृत्यु दर भी इसी तरह से उस समय ज़्यादा था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो कुल मिला के ये तर्क ये अचंभित करता है कि लड़की जब वोट डालकर अपने प्रतिनिधि को चुन सकती है तो जीवन साथी क्यों नहीं चुन सकती। यहाँ मानसिक परिपक्वता की बात नहीं है, अपितु शारीरिक परिपक्वता की बात है। जो एक लड़की अपने गर्भ में संतान को पालने के लिए चाहिए, गर्भावस्था, प्रसव और उसके पश्चात माँ और बच्चे के स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर के साथ विवाह और मातृत्व के बद्ध गहरा संबंध रखता है। एक WHO की एक रिपोर्ट भी आई थी, WHO की एक रिपोर्ट भी आई थी, उसमें ये बताया गया था कि जो 15 से 19 साल के बीच की माएँ हैं उनको ज़्यादा खतरा होता है बनस्पत 20 से 24 साल की माँओं के तुलना में, क्योंकि उनमें गर्भावस्था में संक्रमण या हाई ब्लड प्रेशर के कारण जो खतरा बढ़ता है वो चीज़ें उनके लिए खतरनाक हो सकती हैं। दूसरा तर्क ये लोग कहते हैं कि जो है क्या 18 साल जो किया गया था, क्या बाल विवाह रुक गए थे? नहीं, कुछ परसेंट तो लोग हमेशा रहते हैं नियम या कानून के खिलाफ जाने का, लेकिन फिर भी एक भय रहता है, खुल करके वो जो है नहीं कर सकते हैं। कानूनी बाध्यता अगर हो जाती है तो भय अवश्य स्थापित हो जाता है। तो अगर 1954 में ये आयु बढ़ाकर 14 से 18 ना की गई होती तो आज जो हमारे सामने भयावह आंकड़े प्रस्तुत होते, चाहे मातृ मृत्यु दर की बात हो या शिशु मृत्यु दर की बात हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और सामाजिक बदलाव
के लिए जो है आवश्यक है कि नियम समयानुसार कानून में परिवर्तन किए जाएं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कानून निर्मित होते ही मनुष्य की जड़ताएं एकाएक परिवर्तित हो जाएं। किशोरा अवस्था में जो विवाह होता है उसमें समाज में व्याप्त उस सोच की परिणति है जहां लड़कियों के जीवन का अंततोगत्ता एक ही उद्देश्य है कि लड़की का विवाह कर दिया जाए और वो अपने घर चली जाए। लेकिन इस सोच में ज़्यादातर स्थिति निर्धन परिवारों और मध्यम वर्गीय परिवारों का है। इस सोच में परिवर्तन धीरे धीरे संभव है, परंतु यह कानून उन बच्चियों के लिए राहत अवश्य लेकर आएगा जिनके अभिभावक हर स्थिति में 18 साल के होते ही उनके विवाह के लिए आतुर हो जाते हैं। कहते हैं कि देश का एक बड़ा तबका जो कथित रूप से स्वयं को बुद्धिजीवी मानता है और समानता का प्रवर्तक मानता है, वो भी इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा है। भाई क्यों कर रहा है? भाई अगर आप कहते हैं कि समानता लानी चाहिए, समानता होनी चाहिए, समानता क्या है? आर्टिकल 14। अगर समानता की आप बात करते हो तो लड़कियों की आयु 14 और 18 और लड़कों की आयु 21 क्यों? लड़कियों की भी आयु 21 होनी चाहिए। एक रिपोर्ट जारी हुई थी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वीमेन, विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है, ये विश्व बैंक की रिपोर्ट है। इसमें ये बताया गया है कि जो किशोरावस्था में विवाह जब होते हैं तो जो बच्चियां हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था बाधित हो जाती है, शिक्षा व्यवस्था बाधित हो जाती है। तो जब बाधित हो जाती है उससे क्या होगा कि उनके अर्थ अर्जन में भी समस्या आएगी, अर्थ अर्जन में समस्या आएगी। और अर्थ अर्जन में इन्होंने बताया इस रिपोर्ट में लगभग 9% की कमी हो जाती है इनकी आय में, जिसका परिवार और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भाई आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी तो हम स्वास्थ्य, शिक्षा, जो भी बेसिक नीड्स हैं उसको हम पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जो है हमारा आय ही प्रभावित हो गया तो हमारी बेसिक नीड्स कैसे पूरी होगी? तो विश्व बैंक की यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि अगर दुनिया की प्रत्येक लड़की 12 वर्ष तक बिना किसी रुकावट के शिक्षा ग्रहण करती है या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाती है तो उसमें विश्व में जो कमाई का जो परसेंट है, कमाई का जो आय है दूना हो जाता है। मतलब 15 ट्रिलियन डॉलर से 30 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ सकती है। तो वर्कले इकोनॉमिक रिव्यू में प्रकाशित एक अध्ययन में एक तथ्य और भी पाया गया है कि किशोरा अवस्था में किसी देश की जीडीपी को कम से कम 1.7% जो क्षति पहुंचता है किशोरावस्था में विवाह से। साथ ही महिलाओं की जो प्रजनन क्षमता होती है वो 17% तक ज़्यादा होती है। अगर एक तरफ हम जो है जीडीपी की बात करें तो वो उधर कमी हो रही है और इधर जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है, तो फर्टिलिटी रेट होता है 17% तक आगे हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऐसे तो जो उच्च जनसंख्या वृद्धि से जूझ रहे विकासशील देशों को नुकसान पहुंचाती है। दुनिया भर में अनेक अध्ययन बताते हैं जो किशोर विवाह की लड़कियां और युवा महिलाओं को अशक्त बनाता है। हम कहते तो हैं कि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, लेकिन कैसे होगा? उन्हें शिक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य, शोषण और हिंसा से मुक्त रहने के लिए जो है ये बदलाव जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की एक रिपोर्ट कहती है कि किशोरावस्था में विवाह रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दशकों के अनुभव और अनुसंधान से स्पष्ट है कि बिल्कुल निचले स्तर पर जमीनी दृष्टिकोण के जरिए अस्थायी परिवर्तन लाने में अधिक मदद मिलती है। महिलाओं को समर्थन देती कानूनी प्रणालियाँ
इस तरह निर्मित की जानी चाहिए कि हर महिला को समान अवसर मिले। इस दिशा में जो विवाह की न्यूनतम आयु 18 से 21 की गई है, वो उनके लिए उपलब्ध कराने के लिए, वो अवसर उपलब्ध कराने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। तो ये रहा आज का आर्टिकल। फिर मिलेंगे एक नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।